Good afternoon, students. This is Saboni Dhara. Welcome to my channel. And today, the next lecture. Now, in the last lecture, we have saw the importances of corporate finance. Okay, and what are the corporate finance? We have gone through with this diagram, as well as we have saw helps in decision making, helps in raising capital for a project, replace old assets, help in research and development, helps in smooth running of business firms. We will going to see. So last time we have just saw till fourth importances, that is helps in research and development, with a brief explanation. If you have not attempted my last lecture, kindly please check it in the previous video. Over there I have explained in detail, in a brief explanation I have done the lecture. So now today we will going to start with the fifth one, that is helps in smooth running of business firms. So how does the corporate finance help us to run the business on a very smooth basis? So how it is possible? So here it is telling that a smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of the employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever required, sales promotions of existing products is carried out smoothly, and new product can be launched effectively. So what does it say? It's saying about it helps in the smooth running of a business or an organization. It means if we have enough finance, okay, so that we can pay off our employees' salary on time, as well as we can sort it out with the loans cleared on time. We can purchase the raw materials very easily and quickly, and whenever it is required, and sales promotion, for example advertisement, sales promotion, these all can be happen with the help of the enough corporate finance. So corporate finance helps us to move and to work in the organization in a smooth manner. So it is very very important, and it is important. आपने देखा भी रहेगा कि आपके घर पे भी अगर अच्छा खासा अगर सैलरी आता है पापा से, तो फिर हम लोग खुश रहते हैं, क्योंकि हमारी सारी इच्छाएं क्या होती है, पूरा होता है, हमारे सारे ज़रूरतें, इच्छाएं तो दूर की बात है, मतलब सेकेंडरी थिंग है, बट बिफोर दैट प्राइमरी थिंग इज़ व्हाट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन। ये चारों चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से फुलफिल्ड होता है तो हम लोग खुश रहते हैं, तो हमारे मम्मी पापा भी खुश रहते हैं हमें देख के। सो इसी तरह से एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे मूल्यवान ये चीज़ है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस इनफ है तो उसमें हम लोग लोन्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं, जो भी फर्म ने लोन्स लिया रहेगा। एम्प्लॉयज़ जो हमारे साथ दिन रात मेहनत करके काम करते ताकि टारगेट अचीव करें, उनको हम लोग सैलरी टाइम से दे सकते हैं, बोनस भी दे सकते हैं इफ़ पॉसिबल, अगर हम लोग को प्रॉफिट हुआ तो रॉ मटेरियल्स परचेस कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ में ये नए प्रोडक्ट्स भी हम लोग लॉन्च कर सकते हैं एक अलग सा आइडिया एंड आइडियलिज्म लेके। सो इसी तरह से कॉर्पोरेट फाइनेंस हम लोग को हेल्प करता है, ये पॉइंट में ये बताया है। सिक्स्थ पॉइंट में आ जाते हैं, दैट इज़ मैनेजिंग रिस्क। मैनेजिंग रिस्क का मतलब है कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल इन द सेल्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स एक्सेट्रा। सो व्हाट डज इट सेज इन द वेरी फर्स्ट पॉइंट दे आर टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग रिस्क का मतलब है कंपनी रिस्क तो उठाना ही चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ बिजनेस, इट इज़ अ कॉरपोरेट बिजनेस, ओके। एंड कोई भी बिजनेस हो, भले वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कैसे भी टाइप का बिजनेस हो, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता ही है, बिकॉज रिस्क मीन्स बिजनेस। ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको प्रॉफिट ही होगा, इट इज़ नॉट दैट ईजी। सो पहले तो हम लोग पहले लॉस के बारे में ही सोचते हैं, एंड उसके बाद ही हम लोग प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। सो यहाँ पे लॉस कैसे हो सकता है, जैसे कि अचानक से स्ट्राइक आउट हो गया एम्प्लॉयज़ का, ये लेबर्स का, या नेचुरल कैलामिटी, जैसे कि ये नेचुरल कैलामिटी है, ये जो कोविड-19 आया है हमारे पूरी दुनिया में,
एंड बहुत सारे देशों में एकदम से कम कर दिया है पॉपुलेशन, बिकॉज कोविड से बहुत सारे जनों का जान जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो ये सारी चीज़ें जब भी आते हैं तो इसमें हमारे सारे बिजनेस ठप होते ही हैं। से जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आर इंडिया इटसेल्फ, जहाँ पे हर एक जगह में लॉकडाउन है और अभी भी कुछ ना कुछ जगहों में सील्ड किया हुआ है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है कोविड-19। तो उसके वजह से, ये कोविड-19 के वजह से बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे छोटे मोटे बिज़नेस, ग्रॉसरीज शॉप्स, इनफैक्ट उन लोग को भी डर लगता है अपने जान के लिए कि ये बीमारी अगर लग गया तो, एंड इसकी वजह से, इससे बचने के लिए उन लोग अपने आप को घर पे कैद करके रखते हैं। सो इसी तरह से बिज़नेस हैम्पर होता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज़। एक कोविड-19 एक एग्जांपल था नेचुरल कैलामिटीज़ के लिए, एंड अनदर वन इज़ व्हाट, इट इज़ वन काइंड ऑफ अ पेंडेमिक डिजीज़, ओके, जो हर एक कंट्री में दिखाई दे रहा है। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज पेंडेमिक। एंड ऑन दी अदर हैंड, और भी नेचुरल कैलामिटीज़ की बात करें तो हमारा मुंबई हमेशा फेमस रहा है ये चीज़ कहने के लिए कि जुलाई मंथ में बहुत ही रेनफॉल होता है, जिनके वजह से बहुत सारे घटनाएं घटती हैं। जैसे कि कल मैंने न्यूज़ में भी देखा था कि रिसेंटली एक मुंबई में, I really don't remember the name of that particular area actually. I'm really sorry for that. मैं बोलकर नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगी। एंड वहाँ पे बिल्डिंग धंस गया था, एंड यहाँ पे भी देखा कि यूपी साइड के एक मतलब स्टेट में वहाँ पे ब्रिज जो है वो 1 महीने के बाद ही गिर गया। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब दिस ऑल आर नेचुरल कैलामिटीज़, मतलब जो ना बिकॉज ऑफ दी हैवी रेनफॉल होता है एंड उसके वजह से वो भार संभाल नहीं पाते बोल के हो जाता है। और ऐसे भी आप बोल सकते हो कि जो ब्रिजेस विद इन 1 मंथ बनाने के बाद गिर चुके हैं, उसमें जो भी कुछ वगैरह मतलब मटेरियल्स यूज़ किया था दैट वाज नॉट रियल मटेरियल, आप बोल सकते हो। इसके वजह से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ उनको मिला नहीं ब्रिज को, एंड इट स्टार्टेड ब्रोकन। सो दीज ऑल आर द कैलामिटीज़, नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाता है, देन मैन मेड कैलामिटीज़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से ठप हो सकता है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारे रिस्क को हम लोग को मैनेज करना आना चाहिए, एंड ये सारे रिस्क हो सकते हैं हमारे बिजनेस से जुड़े हुए सकते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं कि यहाँ पे लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स होता है। स्ट्राइक्स का मतलब है लाइक लॉकडाउन वगैरह, जब भी लेबर अपने स्ट्राइक्स एरिया में चले जाते हैं, या जैसे बीच में गवर्नमेंट ने बता दिया था कि सिर्फ कुछ ही शॉपकीपर्स ओपन कर सकते हैं, लाइक दूध वाला, देन ग्रॉसरी शॉप्स एंड भाजी मंडी वाले, इन लोग ही ओपन करेंगे, बाकी सब के सब बंद रखेंगे बिज़नेस को। सो ये सारी चीज़ें होते हैं जिसके वजह से लॉस और रिस्क दोनों भी हम लोग को हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपनी नीड्स फाइनेंस एड टू मैनेज सच रिस्क। और इसीलिए कॉरपोरेट फाइनेंस क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं ताकि ये सारे रिस्क को ओवरकम कर सके, यानी कि इससे बच सके। अभी इससे बचना का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा है कि 2 से 3 महीने तक हम लोग लॉकडाउन में थे, सब लोग अपने अपने परिवार के साथ 4 दीवारी को अंदर थे, ठीक है, स्टेट फ्रॉम द हायर क्लास पीपल टू द लोअर क्लास पीपल, बट देन टू there is a big loss happened in the business organization, whether the business is small or whether it is a large, सबको लॉस हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को लॉस ही नहीं हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बहुत सारे जनों का सैलरी भी 30% 20% कट के आ रहा है, ओके, एंड बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हो गए बिकॉज ऑफ दैट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो रिस्क है, ये सारी चीज़ें को मैनेज करने के लिए कॉरपोरेट फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर कुछ भी, अगर हम लोग को नेचुरल कैलामिटीज़ में सोचो, अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, जिसकी वजह से हमारा बिल्डिंग गिर गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट। सो जो इंश्योरेंस वगैरह रहेगा उसमें से हम लोग क्लेम करने की कोशिश करेंगे। सो क्लेम कैसे करोगे आप, इंश्योरेंस वालों को कैसे बताओगे जब तक आपने इंश्योरेंस ही नहीं किया रहेगा। सो इंश्योरेंस करने के लिए भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। सो फाइनेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन मैनेजिंग द रिस्क ऑफ सच रिस्क विच द
company which the business will going to face in the future or right now. So finance help us to ओवरकम फ्रॉम ऑल दिस रिस्क. हम लोग फिर से मैनेज करते हैं एंड फिर से हम लोग अच्छी तरह से ठीक से सारी चीज़ें बनाते हैं ताकि वो पहले जैसे हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जाते हैं, दैट इज़ 7th पॉइंट, दैट इज़ ब्रिंग्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज़. इट मीन्स व्हाट, कोऑर्डिनेट करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स को, एक्टिविटीज़ को इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अच्छी तरह से कॉरपोरेट फाइनेंस मतलब हेल्प करता है हम लोग को ताकि कोऑर्डिनेट कर सके सारे डिपार्टमेंट से. कैसे करते देख लेते हैं. कॉरपोरेट फाइनेंस प्लेज इन सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड coordination of all the activities in an organization. For example, production will suffer if finance department does not provide adequate finance for the purchase of raw material and meeting other day-to-day financial requirement for smooth running of production unit. So what does it says? It's saying about production will suffer. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मतलब दे विल गेट अ सफ़र ऑफ लॉस इफ़ द फाइनेंस डिपार्टमेंट विल नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस. अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में अच्छी तरह से फाइनेंस अगर नहीं देते हैं, ठीक है, या परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, मीटिंग विद डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अगर नहीं देते तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम होगा ही होगा. सो एक डिपार्टमेंट किस तरह से दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. करेक्ट. Next point, due to this sales will also suffer and consequently the income of the concern as well as rate of profit will be affected. So what does it says? It's saying about कि इसी वजह से सेल्स भी अफेक्ट होगा. अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स कैसे होगा, राइट? हम लोग प्रोडक्ट्स कैसे बेचेंगे, करेक्ट? सो indirectly that will going to suffer our production as well as our sales department, and thus efficiency of every department depends upon the effective financial management. क्योंकि फाइनेंस ही इम्पॉर्टेंट है. अगर फाइनेंस हम लोग नहीं अच्छी तरह से रखते हैं, मैनेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको अच्छी तरह से, then the things will going to suffer. Each and every department will going to suffer for it. So that is why this point is clear now, that it brings a coordination between the various activities. On the other hand, it is called as 8th one, that is promote expansion and diversification. Expansion means and diversification means what I just explain you. Expansion का मतलब है कि आप अपना बिजनेस को बढ़ाते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक बिज़नेस है एंड उसमें सिर्फ आपने एक ही उसका ब्रांच है, हेड ऑफिस है, एंड साथ ही साथ में उसके बाद 2-3 ब्रांचेस आपने ओपन किए. सो दैट इज़ व्हाट कॉल एक्सपेंशन. ठीक है, उसको बोला जाता है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस का मतलब है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. जैसे कि पहले मेरा सिर्फ साड़ी का ही दुकान था, ओके, सिर्फ मेरा साड़ी का ही बिज़नेस था, लेकिन साथ ही साथ में जैसे मुझे लगा कि मार्केट कंडीशन अच्छा है मेरे साड़ी के सेल्स के लिए, तो मैंने क्या किया, मैंने ड्रेस पीसेस भी रखना चालू कर दिए, रेडीमेड पीसेस भी रखना चालू कर दिए. यानी कि मेरा जो बिज़नेस है वो क्लॉथ का ही बिज़नेस है, बट द थिंग इज़ दैट आई हैव डाइवर्सिफाइड द प्रोडक्ट विद इन दैट क्लॉथ डिपार्टमेंट और क्लॉथ बिज़नेस. तो पहले भी क्लॉथ का ही था, यानी कि साड़ी मैं बेचती थी या बिज़नेस करती थी, लेकिन उसी के साथ साथ जैसे जैसे मुझे प्रॉफिट मिलता गया तो मुझे ऐसा लगता गया कि मेरा एक्सपांशन तो हुआ ही है, यानी कि 1-2 ब्रांचेस तो मैंने ओपन कर ही लिया है, तो अभी क्यों ना इसी में, यही प्रोडक्ट में, यही मेन लाइन ऑफ बिज़नेस यानी कि क्लॉथ वाले बिज़नेस में मैं और डाइवर्सिफिकेशन करूँ. यानी कि ड्रेस पीसेस रख दे सकती हूँ, देन रेडीमेड रेडीमेड ड्रेसेस रख सकती हूँ. So these all are the things which here it is very much important that a business can go and expand with the diversification. और ये दोनों procedure तभी ही possible होता है when the corporate finance is enough with the particular entrepreneur. सो यहाँ पे देख लेते हैं, मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. इसका ये मतलब है कि मॉडर्न मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक्स क्या करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए.
कॉरपोरेट फाइनेंस ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करते, यानी कि मनी प्रोवाइड करते, ताकि ये मॉडर्न मशीन्स और टेक्नोलॉजी ये दोनों भी हम लोग क्या कर सके, परचेज कर सके. एंड देयरफॉर फाइनेंस बिकम्स मैंडेटरी for the expansion and diversification of a company. So that is why it is very essential, that is corporate finance is actually very essential for the expansion and diversification. मैंने तो एक छोटा सा एग्जाम्पल क्लोथ के रिलेटेड लिया, but if any other machines or modern machines or technique you want to use in your company, in your business firm, so for that reason also you need what, you require money, you required finance, you required corporate finance. So of course it promotes का मतलब क्या है, ये बढ़ावा देता है. ठीक है, ये आगे आपको बढ़ावा देता है, आपको ओपन वे बताता है फॉर द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ द corporate finance is available with you. Okay, so with this we have done our 8th point, that is promote expansion and diversification. Now we will go ahead with the payment of dividend and interest. So पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि डिविडेंड किसको बोलते हैं एंड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं. बहुत सारे बच्चे जो क्लास मिस करते हैं, यानी कि लेक्चर मिस करते हैं या एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं देते, उनको ऐसा लगता है कि डिविडेंड इज़ डिवीजन, जो मैथ्स में हम लोग पढ़ते, बट दिस इज़ द रॉन्ग मीनिंग. डिविडेंड का मतलब है इट इज़ वन काइंड ऑफ एन इनकम फॉर दोज हु आर परचेसिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी. सो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक कंपनी है, ठीक है, उसमें से मुझे कुछ फंड्स की ज़रूरत था. जैसे कि मैंने बहुत ही पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर मैं बिज़नेस सेटअप करना चाहती हूँ तो उसमें मुझे 1 करोड़ की ज़रूरत है. ठीक है, क्योंकि बड़ा बिज़नेस है. सो उसमें 60 लाख मैंने अपने ओन कंट्रीब्यूशन करके दिया है, यानी कि मेरा 60% तो होगा ही as a owner, as a entrepreneur. But on the other hand, I need more 40% of the funds, that is 40 lakhs. So for that reason I will take or I can raise those funds with the help of issuing shares and debentures of my own company. तो ये कैसे हो सकता है, तो जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं दे विल कम टू मी विद द एडवर्टाइजमेंट विच ही हैज़ सॉ इन द न्यूज़पेपर. मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दूँगी एंड मैं बोलूँगी कि दोज हु आर इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स दे कैन कॉन्टैक्ट मी एंड दे कैन परचेज देयर शेयर ऑफ माई कंपनी. So interested investors will going to come and they will going to invest their money on my company with a interest to get a profit. सो डिविडेंड जो है वो एक प्रॉफिट से आता है, और डिविडेंड किनको मिलता है, जिन्होंने शेयर्स ख़रीदा है, एंड जो शेयर्स खरीदता है उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं. सो ये मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि पूरा साल ये शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर से ही हम लोग का पूरा सिलेबस है. तो मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ कि डिविडेंड का मतलब है इट इज़ एन इनकम फॉर अ शेयर होल्डर. सो a person who purchases a share is known as a shareholder. He is also called as a member of the company. He is also called as a owner of the company. Okay, and जो इनकम उनको मिलता है शेयर पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद, वो इनकम को बोला जाता है डिविडेंड. एंड ये डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट से मिलता है, किसी भी एंटरप्रेन्योर के पॉकेट से नहीं मिलता है. इट इज़ गोइंग टू बी डन विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट ओनली. ओके, सो इस तरह से मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है. नाउ अभी मैं फोकस इंटरेस्ट में करूँगी. इंटरेस्ट का मतलब है interest is also an income but for the public deposit people and for the debenture holder. अभी जैसे शेयर्स होता है, लेकिन शेयर्स का जो कैपिटल है वो कैपिटल में ऐड होता है, एंड डिबेंचर्स का जो कैपिटल है मतलब जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट विल काउंटेड अंडर बोरोड फंड्स. ठीक है, सो बोरोड फंड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने अपने फ्रेंड से 500 रुपये का उधार करके लेते हो क्योंकि आपको अर्जेंटली काम की ज़रूरत था, कुछ काम था, तो इन विच यू वॉज नॉट हैव दैट 500 रुपीज़, सो यू हैव टेकन फ्रॉम योर फ्रेंड
and with that you promised him that I will going to pay you after 2 days. So he gave you 500 रुपीज़, लेकिन ये अश्योरिटी के साथ दिया है क्योंकि वो आपका फ्रेंड है. अच्छा, आप लोगों का रिलेशनशिप है, ठीक है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं एंड पैसा इसीलिए दे रहे हैं एंड ये उम्मीद के साथ दे रहे हैं कि आज मैंने दिया कल वो वापस करेगा वो. ओके, सो ये हो जाता है बोरोड फंड. बोरोड फंड का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप लेते हो सामने वाले से एंड एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप फिर से दे देते हो एंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आप देते हो. सो इंटरेस्ट इज़ वॉट, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एन इनकम फॉर द डिबेंचर होल्डर्स और द इन्वेस्टर्स हु हैज़ इन्वेस्टेड इन द बोरोड फंड ऑफ द company. I repeat the thing, the person who invested their money in the debenture holder or as a public deposits of the company or of the business, they are entitled to get interest at a fixed rate. At a fixed rate. ये स्टार्टिंग में ही बोल दिया जाता है कि आपको ऐसा ऐसा परसेंटेज मिलेगा. से फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ डिबेंचर होल्डर ऑफ ABCD कंपनी, ओके, एंड तो मैं जब भी डिबेंचर को इन्वेस्टमेंट करूँगी, डिबेंचर में अगर इन्वेस्टमेंट मैं करती हूँ तो मैं स्टार्टिंग में पूछूँगी व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू आर प्रोवाइडिंग मी. सो द कंपनी इज़ गोइंग टू से दैट 12% इंटरेस्ट मैम पर एनम. तो मैं बोलूँगी ठीक है, तो फिर 2 साल के लिए दे देते हैं. अभी 2 साल के लिए मतलब क्या होता है, ये एक लॉक पीरियड रहता है, यानी कि वन काइंड ऑफ टेन्योर है ये, जो 2 साल के बाद कंपनी मुझे फिर से वो पर्टिकुलर, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 लाख अगर वहाँ पे रखा है, मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, तो 2 साल के बाद मुझे वो 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा कंपनी से, प्लस मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. सो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 12% पर एनम के हिसाब से मिलेगा. पर एनम का मतलब है 12% मुझे पर ईयर मिल रहा है एंड प्लस नेक्स्ट ईयर भी मुझे 12% पर ईयर के लिए मिलेगा. अगर मैंने 2 ईयर्स का टेन्योर रखा, तो अगर 1 ईयर का रखा तो मुझे 1 ही ईयर का मिलेगा. एंड इसी तरह से ये होता है. और एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर कर रही हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल 10,000 पे 10% हो जाता है 1,000, ठीक है. अभी अगर मैंने वो 2 साल के लिए रखा तो मुझे एट द एंड ऑफ द पीरियड मुझे कितना मिलेगा, मैच्योरिटी डेट में मुझे कंपनी से कितना मिलेगा, 12,000 मिलेगा. 10,000 मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, 10% यानी कि 10% वॉज माई इंटरेस्ट रेट पर एनम एंड आई केप्ट फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 1 ईयर के लिए 1,000 एंड 2 ईयर्स के लिए 2,000 मेरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. किसको, कंपनी को. एंड प्लस मेरा जो अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट था, दैट इज़ 10,000, वो भी उनको देना पड़ेगा, यानी कि टोटल 12,000. सो 2 साल के बाद मुझे मैंने 10,000 दिया था और 2 साल के बाद मुझे 12,000 मिलेगा. सो ये एक इंटरेस्ट जो मिलता है वो इट इज़ एन एक्स्ट्रा अमाउंट, इट इज़ एन इनकम फॉर द डिबेंचर होल्डर. सो दैट इज़ वॉट हियर दे आर टॉकिंग अबाउट कि कॉरपोरेट फाइनेंस हेल्प करता है पेमेंट के करते वक्त डिविडेंड में और इंटरेस्ट में टू द शेयर होल्डर्स एंड टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. See, the point is stating that finance is needed to pay dividend to the shareholder, जो कि मैंने आपको बताया था डिविडेंड किसको मिलता है, एंड इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर्स. इंटरेस्ट किसको मिलेगा, क्रेडिटर्स को मिलेगा, बैंकर्स को मिलेगा, जहाँ से आपने लोन वगैरह लिया है या बोरोड फंड वगैरह लिया है. सो दैट इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. सो आई होप आपको 9th पॉइंट ज़रूर समझ में आया रहेगा. एक्चुअली ये पॉइंट का जो पॉइंट्स दिया है टेक्स्ट बुक में, इट इज़ ओनली 1 लाइन, लेकिन ये बच्चों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड किसको बोलते हैं, इंटरेस्ट किसको बोलते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और अच्छी तरह से बता दूंगी. नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, येस, नेक्स्ट वन इज़ पेमेंट टू टैक्सेस एंड फीस. ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि अगर आप 5 रुपये का कुरकुरे का पैकेट भी अगर आप लेते हो मार्केट से, तो वहाँ पे भी टैक्स इंक्लूसिव रहता है, ठीक है. आपको पता नहीं चलता है क्योंकि दैट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, सो दैट इज़ वाई जैसे कि वैसे हम लोग हर एक चीज़ में, हर एक कमोडिटी में जो भी हम लोग परचेस करते हैं उसमें हम लोग टैक्स भरते हैं, वैसे ही कंपनी पेमेंट करता है टैक्स का या फीस का. सी हियर दे आर टॉकिंग अबाउट कंपनी हैज़ टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट सच एज
इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ GST जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, एंड फीस टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑन वेरियस ओकेशन। सो फीस मतलब रजिस्ट्रार जिसको बोला जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी कि ROC बोला जाता है, मैं बोलती हूँ उसको, और एक्चुअली में भी बोला जाता है ROC। सो उसको जो भी कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह है ये कंपनी को पे ऑफ करना पड़ता है, तो वो पेड करते वक्त ये पर्टिकुलर कॉरपोरेट फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंस इज़ नीडेड फॉर पेइंग दीज टैक्सेस एंड फीस, एंड ऑफ कोर्स फीस एंड टैक्सेस पे करने के लिए फाइनेंस की तो होने बहुत ज़रूरत है। अगर फाइनेंस नहीं होगा तो यू कैन नॉट वर्क फॉर इट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल part of a business organization to run the business on the basis of corporate finance, and corporate finance actually build the organization in and out with the procedure, with all the things. So with this we have done the importances of corporate finance very minutely. मैंने सारे words सारे explanation दिए हैं according to the topics, according to the points of the significances of कॉरपोरेट फाइनेंस। आप देख सकते हो हम लोग ने सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर कर लिए, ऑल 10 पॉइंट्स, एंड आई होप यू विल गोइंग टू लर्न इट वेरी प्रॉपरली। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूँगी कि किस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको पढ़ना चाहिए। आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, so with this I just take a leave now from my lecture. Thank you so much for your attention and for your precious time. Keep watching my video. If you really don't understand, please repeat it again and again so that you will come to know what it is. And अगर कोई भी student first time देख रहा है मेरा video, so it's a humble request to please watch from the starting, because नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको आज का terms. So it is very much important to go through with the lectures properly, systematically, क्योंकि अभी ऑनलाइन में सब कुछ आ चुका है, so you can understand very well how to do and what to not. So आपके पास enough time है, घर पे हो हैं आप, और कभी भी आपको doubt arise होता है तो please go ahead and watch my videos, lecture videos, wherein you can clear your doubts very nicely. Thank you so much. God bless you all. Thank you. Bye-bye.